वेलकम टू लर्निंग विद केटी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने टॉपिक नंबर 3.1 से 3.4 तक सारा का सारा डिस्कस करा दिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3.4.1, दैट इज मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो बेसिकली वी नो दैट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो भाई, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि अगर किसी एक अननोन रेजिस्टेंस का हमको रेजिस्टेंस नापना है तो हम वो व्हीटस्टोन की मदद से नाप सकते हैं। लेकिन फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस, अगर हमको किसी एक आयनिक सोल्यूशन में का रेजिस्टेंस नापना है तो भाई उसमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम ये होगी कि डायरेक्ट करंट को पास अगर मैं करूंगा तो जो उसका कंपोजिशन होगा सोल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भाई सोल्यूशन जो है वो आपस में किसी भी एक वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं हो सकता है, या तो किसी एक सॉलिड कंडक्टर के थ्रू सॉल्यूशन कनेक्ट नहीं हो सकता है। पैसेज ऑफ करंट जो होगा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं हो पाएगा। पहली डिफिकल्टी को हम रिजॉल्व कर देते हैं। कैसे? हम डायरेक्ट करंट की जगह ऑल्टरनेटिंग करंट ले लेते हैं। ठीक है, पावर का जो सोर्स रहेगा वो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट रहेगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है कैसे? हमने एक स्पेशली डिजाइंड वेसल बनाया जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। ये अवेलेबल होता है बहुत सारे डिजाइन्स में, और दो सिंपल जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखो भैया, ये हो गया एक कंडक्टिविटी सेल, दो टाइप के। इधर पे प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इधर पे भी प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, और इसके बीच में सोल्यूशन है पूरे में। फिर ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं ये आपस में एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्टेड होंगे। दूसरा वाला अगर मैं देखूं जो राइट हैंड पे है, उसमें कंडक्टिंग वायर्स हैं दो, और अंदर ही अंदर वो यहाँ पूरे में सोल्यूशन होगा या जो कुछ भी, और यहाँ पे है प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में कन्वर्ट रहेंगे। पहली तो हमने ये देखा कि भाई हमने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि बीच में इनको जोड़ने के लिए कोई भी वायर या मेटालिक कंडक्टर का यूज नहीं हुआ है। हमने इसको सोल्यूशन के थ्रू ही एक ही सोल्यूशन में दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको डिप करके रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू देखो बेसिकली क्या कंसिस्ट करता है, टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स जो हमने ऊपर देख लिए, जिनको हम प्लैटिनम ब्लैक से कोट करके रखते हैं। फाइनली डिवाइडेड मेटालिक प्लैटिनम जो होता है ना वो डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड्स पे इलेक्ट्रोकेमिकली। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है, तो इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नहीं, देयरफॉर सोल्यूशन जो है कन्फाइंड हो जाएगा किसके बीच में, इलेक्ट्रोड्स इज अ कॉलम ऑफ लेंथ एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। द रेजिस्टेंस ऑफ सच अ कॉलम ऑफ सोल्यूशन देन बी गिवन। तो ये जो सोल्यूशन का जो कॉलम बनाया हमने लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए का, इसका अगर मुझे रेजिस्टेंस देना पड़ेगा तो मैं कैसे दूंगा, रो एल बाय ए, या तो फिर 1 अपॉन कापा एल बाय ए। ठीक है, ऐसे दे सकते हैं। कापा वॉज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, द क्वांटिटी एल बाय ए, जो एल बाय ए क्वांटिटी है ये एक सेल कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं बाय जी स्टार। ये डिपेंड करती है किसके बीच में, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि एल पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए जो हमने लिया है उस पे। और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है, देखो ऊपर हो गया लेंथ, नीचे हो गया लेंथ का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन लेंथ या लेंथ इनवर्स। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको एल की और ए की वैल्यू पता है। मेजरमेंट अगर मुझे करना है एल का और ए का तो ये इनकन्वीनियंट नहीं है, लेकिन अनरिलायबल भी नहीं है। तो भाई जो मेजरमेंट होगा एल और ए का वो सिर्फ अनकन्वीनियंट नहीं है बट अनरिलायबल भी है। ठीक है, अनरिलायबल भी है। जो सेल कांस्टेंट है वो यूजुअली हम डिटरमाइन करते हैं किसको मेजर करके, रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसमें कंटेन होता है एक सोल्यूशन जिसकी कंडक्टिविटी हमको पता होती है। ठीक है, तो जो सेल, ठीक है, फॉर दिस पर्पस हम यूज करते हैं KCl सोल्यूशन को, जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो हमको एक्यूरेटली नोन होती है एट वेरियस कॉन्सेंट्रेशंस पर और डिफरेंट टेम्परेचर्स पर भी। तो जो सेल कांस्टेंट है जी स्टार, उसको हम लिख सकते हैं जी स्टार इज इक्वल टू एल बाय ए विच इज इक्वल टू आर इंटू कपा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी है KCl सोल्यूशन की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो वो यहाँ पर दी हुई है। टेम्परेचर तो नहीं, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है,
298.15 केल्विन। ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी इस टेबल में दी हुई है। वंस द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड, हमने एक बार सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस को मेजर करने में या कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए किसी भी सॉरी एक्सक्यूज मी, हाँ दोनों चीजें रख लो। ठीक है, तो एक बार हमने सेल फिर से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। अगर हमने एक बार सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन कर लिया है तो फिर हम उसको यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस को मेजर करने में या कंडक्टिविटी को मेजर करने में किसी भी सॉल्यूशन की। इसके बाद अगर मैं देखूं तो एक मेजरमेंट सेटअप डिजाइन किया जाता है या मेजरमेंट के लिए यही होगा, क्या हो गया, ये एक टाइप का व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ठीक है, तो इसमें दो रेजिस्टेंस होते हैं R3 और R4, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है R1, एक कंडक्टिविटी सेल होता है जिसमें हम अननोन रेजिस्टेंस को रखते हैं R2 को। द व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एक फेड करते हैं हम एक ऑसिलेटर यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है जिसका पावर लगभग जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो लगभग 550 to 5000 साइकिल्स पर सेकेंड होती है। इनके बीच में P नाम का एक सूटेबल डिटेक्टर हमने लगा के रखा है, एक हेडफोन या तो फिर कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और ब्रिज कर दिया है बैलेंस्ड बीट टोन को, मतलब कि ऐसे पोजीशन पे हमने उसको सेट करके रखा है कि हमको करंट पास जो होगा बीच में P के थ्रू उसको जीरो करना है। ठीक है, तो अंडर दिस कंडीशन अगर मैं बात करूं तो भाई फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि रेशियो R2 और R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, R4 अपॉन R3 इस टाइप से, या तो फिर R2 अपॉन R4 इज इक्वल टू R1 अपॉन R3 इस टाइप से कर सकते हैं। तो R2 अपॉन R4 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R3 से मैंने किया है यहाँ पे, तो अननोन रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू आ जाएगी R1 R4 अपॉन R3। आजकल भाई क्या होता है, दीज डेज इनएक्सपेंसिव कंडक्टिव मीटर्स आर अवेलेबल, यानी कि जो सस्ते कंडक्टिविटी मीटर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं जिनसे जो डायरेक्टली रीड कर देते हैं किसको, कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस को सोल्यूशन के जो कंडक्टिविटी सेल के अंदर रखा हुआ है। एक बार अगर हमको सेल कांस्टेंट पता चल जाए और रेजिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन पता चल जाए तो हम कंडक्टिविटी सोल्यूशन की निकाल सकते हैं। K kappa कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपॉन R या तो फिर G स्टार अपॉन R। जो कंडक्टिविटी होती है सोल्यूशन की डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में इन द सेम सॉल्वेंट एंड एट अ गिवन टेम्परेचर डिफर्स ड्यू टू चार्ज। भाई देखो कोई भी सोल्यूशन से कोई एक सोल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी डिफरेंस, मतलब अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करेंगे तो सेम सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट को अगर चेंज करेंगे तो भाई एक गिवन टेम्परेचर पे वो चेंज होती है। उसका रीजन होता है चार्ज के कारण, साइज ऑफ आयंस जो डिसोसिएट होते हैं उसके कारण, द कंसंट्रेशन ऑफ आयन उसके कारण, और ease with which the ions move under the potential gradient। भाई कुछ आयंस को ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट लगता है, कुछ को कम लगता है, तो जिनको कम लगता है वो इजीली फ्लो होंगे और जिनको ज्यादा लगता है वो कम पोटेंशियल में फ्लो ही नहीं होंगे, तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि हमको एक बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो गया कि हम एक फिजिकल और एक बहुत ही मीनिंगफुल क्वांटिटी निकालें जिसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम शो करते हैं किससे, सिंबल लैम्डा एम। ये जो सिंबल बना हुआ है ये वाला, इसको हम ग्रीक में लैम्डा बोलते हैं और एम है इसलिए लैम्डा एम, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम रिलेट करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन से ऐसे कि भाई मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कापा अपॉन सी। ये जो इक्वेशन है ऊपर, इसमें जो कापा होगा उसका जो यूनिट होगा वो मैं बता चुका हूँ, CMN पर मीटर होता है। इसका जो कंसंट्रेशन है C यानी कि कंसंट्रेशन जो होगा मोल्स पर मीटर क्यूब, इसीलिए जो लैम्डा एम की यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी CMN मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, हम ये नोट करेंगे कि भाई 1 मोल पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इंटू मोलारिटी मोल्स पर लीटर, इसीलिए लैम्डा एम CMN सेंटीमीटर स्क्वायर per mole is equals to 1 upon 1000 liter meter cube into molarity was moles per liter, और ऊपर हो जाएगा कपा जिसकी यूनिट हो जाएगी CMN पर सेंटीमीटर। अगर हम यूज करें CMN पर सेंटीमीटर तो यूनिट हो जाएगी K की और मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, द यूनिट्स ऑफ कंसेंट्रेशन, तो फिर जो यूनिट हो जाएगी लैम्डा एम की वो हो जाएगी CMN सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं नीचे जो इक्वेशन दी है उससे।
दोनों टाइप की जो यूनिट्स हैं वो हम लिटरेचर में यूज करते हैं और रिलेट कर देते हैं आपस में कि 1 सीएमएन मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सीएमएन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या तो फिर 1 सीएमएन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 सीएमएन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल विथ 0.5 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस हमको दे दिया है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल फिल्ड विथ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 520। हमको KCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी C दे करके रखा है और हमको रेजिस्टेंस दे रखा है दो केसेस में। तो जो हमको कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी किसकी, 0.02 मोल पर लीटर वाले KCl सॉल्यूशन यानी बाद वाले के, और कंडक्टिविटी मेजर करना है कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 यानी कि 0.1 मोल्स पर लीटर जो KCl है उसकी है 1.29 सीएमएन पर मीटर। तो भाई इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो वेट फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स रुकते हैं। तो अभी तक सोच लिया होगा आपने, तो हम इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सेल कांस्टेंट है, उसको हम इक्वेशन किससे लेते हैं, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू जी स्टार, जिसका इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी स्टार अपॉन रेजिस्टेंस, वहां से हमने निकाल लिया है। तो ये हो जाएगा 1.29 इंटू 100। अगर मैं बात करूं पहले वाले की, यानी कि जब मैंने 0.1 मोल पर लीटर लिया था तो मुझे 1.29 दिया हुआ था और 100 ऊपर भी दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा 1.29 पर सेंटीमीटर। हमको कंडक्टिविटी निकालना है 0.02 मोल्स पर लीटर KCl सॉल्यूशन की, तो वो इक्वल टू हो जाएगी सेल कांस्टेंट यानी जी स्टार अपॉन रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट जी स्टार में निकाल चुका हूँ, रेजिस्टेंस मुझे पता था, तो यहाँ से मुझे आ गई कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो 0.02 मोल्स पर लीटर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.02 मोल्स पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 20 मोल्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, जिसको मैं शो करता हूं लैम्डा m से, वो हो जाएगी कापा बाय कॉन्सेंट्रेशन, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। कापा की वैल्यू क्या हो जाएगी 248 इंटू 10 टू द पावर -3 सीएमएन पर मीटर क्यूब अपॉन 20 मोल्स पर मीटर क्यूब। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 124 इंटू 10 टू द पावर -4 एस सीएमएन मीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ पे ऊपर जो है 248 यहाँ से लेकर के आया हमने इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर करके इसका जो डेसिमल है उसको हटा लिया है। तो इसको सॉल्व कर देंगे भाई। ठीक है, तो अब अगर मुझे अल्टरनेटिवली कपा निकालना है तो वो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ 1.29 पर सेंटीमीटर अपॉन 520 केल्विन 520 ओम। ये मैंने निकाला है जी स्टार अपॉन रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू ऐसी आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई। ठीक है भैया, उसके बाद फिर लैम्डा एम निकाल लेंगे। लैम्डा एम निकालने के लिए k इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर पर मोलारिटी। तो मुझे फाइनल वैल्यू वही मिल जाएगी जो मुझे इस केस में मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पे मेरी वैल्यू सेंटीमीटर में आई है और वहाँ पे मेरी वैल्यू मीटर में आई थी। ठीक है, तो इंटरचेंज अपन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3.5। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया है किसी एक कॉलम का, जिसमें 0.05 मोल पर लीटर पे NaOH सोल्यूशन है। उसका डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर है, लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया है 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। हमको उसकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालने का है। तो भाई एरिया दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर से। पाई की वैल्यू सबको पता होती है। यहाँ पे डायमीटर दिया है क्वेश्चन में, तो इसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर करके रेडियस निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.785 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। लेंथ अगर मैं देखूं तो देखो इधर पे सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो बेसिकली पहले हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0.5 मीटर में। रेजिस्टेंस निकालने के लिए बहुत ईजी है, रो एल बाई ए से आ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस हमको पता हुआ है। अगर हमको रेजिस्टिविटी यानी कि रो निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, तो वो आएगी 87.135 ओम सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से इजी होगा। रेजिस्टेंस हमको पता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने निकाला था, लेंथ हमको पता थी।
कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा 1 बाय रो, यानी कपा इज इक्वल टू 1 बाय रो, तो वो हो जाएगी 1/87.135 यानी कि इक्वल टू 0.01148 cm per सेंटीमीटर। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा कप्पा अपॉन सी इंटू 1000, अगर मेरा वैल्यू आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कपा की वैल्यू जो निकाली थी ऊपर अभी वो लगा दी, इंटू 1000 अपॉन मैंने नीचे ले लिया क्या 0.05 मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन जो मुझे ऊपर दी हुई थी NaOH की, यहाँ पे ये दी हुई थी, तो यहाँ से मैंने इसको रख दिया और मेरे को फाइनल वैल्यू आ गई है 229.6 Cmn पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया डिफरेंट क्वांटिटीज को, किसमें, इन टर्म्स ऑफ m इंस्टेड ऑफ cm। ठीक है, तो रो अगर मैं देखूँ तो वो मैं निकाल सकता हूँ, कप्पा जो है वो मैं निकाल सकता हूँ, और लैम्डा m जो है वो भी मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। ऊपर मैंने सेंटीमीटर्स में निकाली थी और नीचे अब मैंने सेंटीमीटर को मीटर में वैल्यूज निकाल ली है। अगर आपके पास फाइनल आंसर आ गया है तो मैंने जहाँ जहाँ इनकी वैल्यूज बताई थी लैम्डा एम की या रेजिस्टिविटी की या तो फिर कंडक्टिविटी की, सब जगह मैंने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना भी जो वैल्यूज थी वहाँ पे वो दी हुई थी, तो वहाँ से भी आप उनको लर्न कर करके या उनको सॉल्व कर करके यहाँ नीचे लास्ट आंसर निकाल करके अपना इंटरचेंज कर सकते हो जैसे जैसा आपको ऑप्शन में दिया हो पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 3.4.2, अगर मैं देखूं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, यानी कि मैं कंडक्टिविटी या तो फिर मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा और लैम्डा एम का वेरिएशन देखना चाहता हूँ कंसंट्रेशन के साथ। देखो भाई, दोनों की दोनों जो क्वांटिटीज है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी वो चेंज करती हैं जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा इलेक्ट्रोलाइट की। कंडक्टिविटी जो है वो हमेशा डिक्रीज करेगी जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूंगा, दोनों केसेस में, यानी कि वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स में। हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक फैक्ट से कि जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितने आयंस कैरी होंगे वो जो करंट को कैरी करते हैं किसी भी एक सोल्यूशन में वो डिक्रीज कर देते हैं डाइल्यूशन में। अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा यानी कि उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसीलिए जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इन केस ऑफ कंडक्टिविटी ये इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होगी अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, और कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज होगी अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। दोनों के केस में, वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के केस में। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन किसी भी एक गिवन कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस कंसिडरेशन वो होता है कंडक्टिविटी जो कंडक्टेंस हो एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम रखें दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो यूनिट ही होगा और डिस्टेंस उनके बीच में यूनिट लेंथ होगी। तो इस इक्वेशन से हमको क्लियर हो जाता है जो हम लिखते हैं G इज इक्वल टू कपा A बाई L जो इक्वल टू कपा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे G इक्वल टू K हो रहा है। ठीक है, जो A और L है दोनों का यूनिटी है अपने अपने रिस्पेक्टिव यूनिट्स में। ठीक है, जो मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी एक सोल्यूशन में वो किसी भी एक कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस होता है किसी भी एक वॉल्यूम V का, जो सोल्यूशन है उसकी वॉल्यूम V का, जिसमें कंटेन हो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट और उनके बीच के जो इलेक्ट्रोड्स है उनका जो डिस्टेंस हो जाए बीच का वो यूनिट लेंथ हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो उनका हो वो A हो जाए। तो लैम्डा m हम लिखते हैं KA बाई L यानी कि इज इक्वल्स टू कपा। ठीक है, यहाँ पे भी कपा, सिंस जो लेंथ है वो हमने 1 लिया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लिया है V। ठीक है, तो वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर हम लिख सकते हैं भाई क्या, लैम्डा m इज इक्वल्स टू K इंटू V। ठीक है ना, लैम्डा m को क्या लिख सकते हैं K इंटू V। ठीक है, अरे एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है वॉल्यूम, तो रख दो भैया हो जाएगा। तो इधर पे क्या करो, अरे कर लोगे ना। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, इसमें उल्टा चलता है। ऐसा इसीलिए कि जो टोटल वॉल्यूम V है ऑफ द सॉल्यूशन की वो कंटेन करती है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को, वो भी इंक्रीज हो जाती है, समझे ना।
जो मतलब देखो पिछले बार तो हम नंबर ऑफ आयंस देख रहे थे, तो उस केस वो केस तो बिल्कुल क्लियर हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन इस केस में क्या होता है भाई कि जैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूंगा। क्यों क्यों ये ऐसा? इसीलिए कि जो टोटल वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का V, वो इंक्रीज कर जाएगा और उतना वॉल्यूम फिर किसको, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जो रख रहा था वॉल्यूम, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूंगा। हमने ये भी पाया है कि भाई अगर मैं कपा को डिक्रीज करता हूँ, यानी कि डाइल्यूशन होगा जब सोल्यूशन का, तो वो ज्यादा कंपनसेट होगा बाय इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो भाई इट हैज बीन फाउंड दैट डिक्रीज इन कपा ऑन डाइल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन इज मोर देन कंपनसेट बाय इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। ठीक है भैया, ये भी समझ गए। फिजिकली अगर मैं बात करूं कि इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डिफाइन की जा सकती है कैसे, एज अ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन केप्ट between the electrodes of conductivity cell at a unit distance but having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of solution that contains 1 mole of electrolyte। फिजिकली हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो लैम्डा यानी कि मोलर कंसंट्रेशन होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जब उसके जो इलेक्ट्रोड्स हों किसके, कंडक्टिविटी सेल के, उनके बीच का डिस्टेंस हो जाए यूनिटी, लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो वो इतना ज्यादा हो कि वो अकोमोडेट कर पाए सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कैरी कर रहा हो। अगर मैं बात करूं कि जब कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करता है, ठीक है, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल लैम्डा नॉट एम। ठीक है, लैम्डा नॉट एम, जो वेरिएशन है लैम्डा एम का कंसंट्रेशन के साथ, वो हमने देखा है फिगर नंबर 3.6 में। देखो ये वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट होता है। तो अगर कुछ ये देखो, यानी कि ये फिगर देखो क्या है इसमें, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस C अंडर रूट फॉर एसिटिक एसिड एंड पोटेशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वा सॉल्यूशन। देखो अगर मैं KCl की बात करूं तो वो कुछ इस टाइप से डिक्रीज होगा, ये ऐसे, मतलब कि स्ट्रेट लाइन जैसी बन रही है, यूनिफॉर्म डिक्रीज है। लेकिन अगर मैं बात करूं CH3COOH यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उस केस में कुछ इस तरह का कर्व बन रहा है, यानी हाइपरबोलिक टाइप का बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो मोलर कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है डाइल्यूशन पे, और रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी एक इक्वेशन से, जो इक्वेशन हो जाएगी लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए इंटू सी की पावर 1/2। हमने ये जो प्लॉट देखा था अभी 3.6 का जो ग्राफ देखा था, तो लैम्डा एम को हमने प्लॉट किया था अगेंस्ट सी की पावर 1/2, तो हमको मिली थी एक स्ट्रेट लाइन जिसका इंटरसेप्ट जो होगा वो हो जाएगा लैम्डा नॉट एम के बराबर, और जो स्लोप हो जाएगा वो माइनस है। भाई देखो मैथ्स पढ़ी हो थोड़ी बहुत, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे ये ग्राफ मिल जाता है। जो वैल्यू होगी ए की वो किसी एक गिवन सॉल्वेंट के लिए और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करेगी। तो जो चार्जेस है किसी भी एक कैटायन और एनायन पे जो प्रोड्यूस होते हैं डिसोल्यूशन पे इलेक्ट्रोलाइट के किस में सोल्यूशन में, उस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए NaCl, CaCl2, MgSO4 आर नोन एज 1,1, 2,1 एंड 2,2 इलेक्ट्रोलाइट रेस्पेक्टिवली। सारे के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं पर्टिकुलरली टाइप हैव द सेम वैल्यू ऑफ M। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सबके सबकी जो वैल्यू होती है A की वो सेम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई मोलर कंडक्टिविटी दी है KCl सोल्यूशन की डिफरेंट कंसंट्रेशन पे 298 केल्विन पे, तो हमको शो दैट द प्लॉट जो है लैम्डा m का और c की पावर 1/2 का वो एक स्ट्रेट लाइन है, और हमको किसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, हमको डिटरमाइन करनी है लैम्डा नॉट m की और a की KCl सोल्यूशन के लिए। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ c की वैल्यू का सारी की सारी, ठीक है, तो अगर मैं और फिर उसको कंपेयर कर लूँ भाई, तो अगर मैं प्लॉट कर दूं किसको, लैम्डा m को y एक्सिस पे और c की पावर 1/2 यानी कि ये सारी वैल्यूज को किसमें, x एक्सिस में, तो भाई फिगर नंबर 3.7 बनता है, जिससे ये क्लियर होता है कि ये नियरली स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इसका जो इंटरसेप्ट होता है c की पावर 1/2 का वो 0 हो जाता है। तो हमने ये देखा कि जो लैम्डा नॉट m होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 150
सीएम इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, देख सकते हो भाई पाई इंटरसेप्ट। फिर उसके बाद जो ए हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ स्लोप, यानी कि जो स्लोप आ रहा है उसका नेगेटिव टाइम्स, जो हो जाएगा 87.46 सीएम इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये क्लियर होगा। ये कुछ ऐसा ग्राफ बना था, वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे देखा था मैंने, यहाँ पे तो 150 था। ठीक है, और यहाँ से मैंने स्लोप निकाल लिया था कोई भी पॉइंट लेकर के, तो मुझे ये मिल गया था। आगे बढ़ लेते हैं। कोलरॉश करके एक साइंटिस्ट, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने क्या पाया था, एग्जामिन की उन्होंने लैम्डा नॉट एम की जो वैल्यूज थी उनको, बहुत सारे नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और एक रेगुलरिटी ऑब्जर्व की। उनने ये नोट किया कि भाई जो डिफरेंस है लैम्डा नॉट एम का किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि NaX और KX में, किसी भी एक X नियरली कांस्टेंट होगा, यानी कि X का जो कंसेंट्रेशन होगा वो जो डिफरेंस होगा लैम्डा नॉट एम का किसके इलेक्ट्रोलाइट्स में, NaX और KX के बीच में, तो वो जो X होगा वो नियरली कांस्टेंट वैल्यू एक्वायर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 298 केल्विन की, 298 केल्विन पे, तो लैम्डा नॉट ऑफ KCl माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ KBr माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaBr। यानी कि देखो मैंने यहाँ पे x चेंज कर दिया है, फिर भी लगभग सेम वैल्यू आ रही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू लैम्डा नॉट m ऑफ Ki माइनस लैम्डा नॉट m ऑफ NaI। ठीक है, तो ये इन तीनों की वैल्यू लगभग 23.4 सीएम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आती है। तो सिमिलरली हमने ये भी पाया कि भाई लैम्डा नॉट ऑफ NaBr माइनस लैम्डा नॉट m ऑफ NaCl वो इक्वल आता है किसके, लैम्डा नॉट ऑफ m KBr माइनस लैम्डा नॉट m ऑफ KCl, वो इक्वल टू आता है 1.8 सीएम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ये जो ऊपर ऑब्जर्वेशन है इनके बेसिस पे एक लॉ बनाई थी जिसको हम बोलते हैं कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये जो लॉ ये स्टेट करती है, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायंस एंड कैटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखो भाई, इस लॉ ने हमको ये बताया कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है यानी कि लैम्डा नॉट m, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट की जो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिविजुअल एनायंस और कैटायंस होंगे उनके सम के उसमें। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं लैम्डा नॉट NaCl ले लूं और लैम्डा नॉट Cl माइनस ले लूं, ये जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी किसकी, सोडियम की और क्लोराइड आयंस की रिस्पेक्टिवली। तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम क्लोराइड की होगी वो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा नॉट m ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस एंड लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। तो अगर जनरली मैं बात करूँ कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएशन पे देता है V प्लस कैटायंस और V माइनस एनायंस, तो उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको हम दे सकते हैं लैम्डा नॉट m इज इक्वल्स टू V प्लस इंटू लैम्डा नॉट ऑफ कैटायंस प्लस V माइनस इंटू लैम्डा नॉट ऑफ एनायंस। ठीक है, यहाँ पे जो लैम्डा नॉट कैटायन प्लस लैम्डा नॉट एनायन जो है ये एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है कैटायंस और एनायंस की, जो मैंने पहले ऊपर ही बता दिया था। जो वैल्यूज है लैम्डा नॉट की कुछ कैटायंस के लिए और कुछ एनायंस के लिए 298 केल्विन पे ये हमें टेबल नंबर 3.4 में दी हुई है। वैसे तो ये दी रहती है क्वेश्चन में। अब अगर मैं बात कर लूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, इन सब की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है हायर कंसेंट्रेशन पे भी कम होती है। ठीक है, तो इनको हम सच, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती है इनका जो लैम्डा m यानी कि मोलर कंसेंट्रेशन होता है डाइल्यूशन के साथ, विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू, देखो भाई इनका जो चेंज होता है डाइल्यूशन के साथ वो इस बेसिस पे होता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और जो कॉन्सिक्वेंटली जो नंबर ऑफ आयंस है टोटल वॉल्यूम में सोल्यूशन के जो कंटेन करते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को, वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन केसेस में हम देखते हैं कि भाई जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इंक्रीज करती है स्टीपली यानी बहुत तेजी से ऑन डाइल्यूशन और स्पेशली नियर लोअर कंसेंट्रेशन, यानी कि जो लैम्डा m की वैल्यू है वो बहुत ही स्पीड में ऊपर जाती है यानी इंक्रीज करती है, कब, डाइल्यूशन पे, और स्पेशल केस सब होता है यानी स्पेशली जब कंसेंट्रेशन बहुत कम हो रही हो।
फिर जो लैम्डा नॉट m है, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन जो है वो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय एक्स्ट्राप्लॉटेशन, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, ये हम नहीं कर सकते हैं मेजर अगर हम एक्स्ट्राप्लॉटेशन करें ग्राफ का जीरो कंसंट्रेशन तक, क्योंकि अगर मैं इनफाइनाइट डिल्यूशन पे देखूं तो जिसका कंसंट्रेशन है वो C जो है वो 0 को टेंड करने लगता है, तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली, यानी अल्फा इक्वल टू 1 हो जाता है। लेकिन इतने कम कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन होता है वो इतना कम हो जाता है कि हम उसको एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं सकते। इसीलिए जो लैम्डा नॉट m वैल्यू होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ एनायन से, एग्जांपल नंबर 3.8 जो ऊपर हमने देखा था। किसी भी एक कंसंट्रेशन C पे अगर हमको अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता हो तो फिर हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं to the ratio of molar conductivity lambda m at the concentration C to the limiting molar conductivity lambda naught m, यानी कि अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, जो हम कहाँ से निकाल सकते हैं कोलरॉश लॉ से। लेकिन हमको ये पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, क्लास 11th में यूनिट 7 यानी इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, तो Ka हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा स्क्वायर की जगह सब जगह मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m से, तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी C लैम्डा m स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट m इनटू लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा m। ये होगा इक्वेशन नंबर 3.27। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। देखो कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस को अगर मुझे यूज करना है, मैं यूज कर सकता हूँ। तो मेरे लिए पॉसिबल हो गया है कि मैं लैम्डा नॉट m की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकूं किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नॉट की इंडिविजुअल आयंस की जो लैम्डा नॉट की वैल्यू होती है उनसे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे कि एसिटिक एसिड के केस में जहां पे उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पॉसिबली हम डिटरमाइन करेक्टली नहीं कर पाते थे, लेकिन अगर मेरे पास लैम्डा नॉट m और लैम्डा m की वैल्यू मिल जाए किसी भी एक गिवन कंसंट्रेशन पे, तो मुझे आसानी से मैं उसका क्या निकाल सकता हूँ अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। देख लेते हैं भाई, कैलकुलेट लैम्डा नॉट m फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 3.4। देखो 3.4 की जो टेबल थी अब वो वापस तो वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जो CaCl2 और MgSO4 है ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना भैया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो कोलरॉश लॉ से मैं अगर इनको निकालना चाहूँ इनका लैम्डा नॉट, तो फिर मैं CaCl2 के केस में लूंगा क्या। देखो यहाँ पे बैलेंस करना इक्वेशन को बहुत जरूरी है कि जैसे जो कैल्शियम होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो क्लोरीन होगा उसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लोरीन एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन लूज कितने हो रहे हैं 2, तो गेन भी होना चाहिए 2, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्लोराइड आयंस को। तो भाई यहाँ पे जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, ये हो जाएगी लगभग 119.0 Cmn सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल प्लस 2 इंटू 76.3 Cmn सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये ऊपर जो टेबल है 3.4 में उसमें दिया हुआ है, और जब आप क्वेश्चन करोगे JEE के या नीट के वो यहाँ पे दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में। लैम्डा नॉट m ऑफ MgSO4 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट Mg2 प्लस अब यहाँ देखो Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और SO4 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसमें किसी को भी किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 106.0 Cmn सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल प्लस 160.0 Cmn सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जिसका इक्वल टू हो जाएगा 2.66 Cmn सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। काफी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 3.8। यहाँ पे मैंने लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, HCl, NaC ये हमको दिया हुआ है, हमको लैम्डा नॉट ऑफ HAC निकालना है। ठीक है, काफी इजी होने वाला है ये। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लैम्डा नॉट ऑफ m निकालने का है किसका HAC का, तो वो किसकी वजह से होगा H के कैटाइंस और AC एनाइंस की वजह से। तो इंडिविजुअली देख लेते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC माइनस हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखना ध्यान से, मुझे कैसे भी करके ऊपर के जो है इन सब से जो 3 मुझे दिए हैं NaCl, HCl, NaC इनको यूज कर करके एक H प्लस और AC बचाना है। तो भाई देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे HCl प्लस NaC कर दिया और माइनस कर दिया NaCl। तो इससे क्या होगा कि ये जो Cl है ये वाला Cl है, ठीक है, और ये वाला Cl ये आपस में कैंसिल हो जाएगा।
ये वाला जो Na है, ये वाला जो Na है वो ये वाले Na को कैंसिल कर देगा और बचेगा मेरे पास सिर्फ ये वाला एक Ac, ये वाला Ac, ठीक है, और बचेगा ये वाला सबसे फर्स्ट नंबर था H प्लस, ठीक है, ये बचेगा। तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC। अब ये पूरे की वैल्यू मुझे लैम्डा नॉट ऑफ HCl के फॉर्म में दी हुई थी, ये पूरे की एक मिनट, ये पूरे की वैल्यू मुझे लैम्डा नॉट ऑफ NaAC के फॉर्म में दी हुई थी और ये पूरे की वैल्यू मुझे लैम्डा नॉट ऑफ NaCl के फॉर्म में दी हुई थी। तो मैं ये वैल्यूज यूज कर करके निकाल लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 390.5 cm सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा सबके। एक इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई सबके पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस लिख लो और तुमको क्या जरूरत है वो देखो, और फिर प्लस माइनस साइन का यूज करके हमको सिर्फ उनको बचाना है जो दो की हमको जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 3.9, कंडक्टिविटी दी हुई है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है। उसकी कंडक्टिविटी दी है 4.95 इंटू 10⁻⁵ cm इन पर सेंटीमीटर। हमको कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी लैम्डा, नहीं हमको अल्फा कैलकुलेट करना है अगर हमको लैम्डा नॉट m एसिटिक एसिड के लिए दिया हुआ है। भाई बहुत इजी, पहले तो हमको लैम्डा m निकालना है। लैम्डा m निकालने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा इक्वेशन था, कापा अपॉन सी। कापा जो है यानी कंडक्टिविटी वो भी हमको दी है, कंसेंट्रेशन सी वो भी हमको दी हुई है। तो भाई बहुत इजी है, इससे मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ क्या, लैम्डा m। लैम्डा m जब निकल जाएगा तो भाई अब अल्फा निकालने में क्या ही दिक्कत रहेगी। इसी पेज के सबसे ऊपर हमने पढ़ा था कि अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। लैम्डा नॉट m की जो वैल्यू है एसिटिक एसिड के लिए वो हमको यहाँ पे दी हुई थी, तो अल्फा की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे 0.1233। अगर मुझे k की वैल्यू निकालना है यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये जो k है यहाँ पे उसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ क्या, c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से मैंने निकाल ली, मेरे पास c की वैल्यू थी, मैंने अल्फा अभी निकाला, तो इसकी वैल्यू आती है 1.78 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर। काफी इजी था, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस। भाई अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये देख रहे थे कि भाई कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा, उससे हम वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, उससे हम करंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम ये देख रहे थे। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि हमको किसी भी एक्सटर्नल वोल्टेज को लगा करके कुछ केमिकल रिएक्शंस कंडक्ट करेंगे और ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी कि इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगी ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस की होती है लैबोरेटरी में एज वेल एज केमिकल इंडस्ट्रीज में। अगर मैं बात करूँ कि एक सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो 2 कॉपर स्ट्रिप होती है जो डिप करती है एक एक्वस सॉल्यूशन में, किसके, कॉपर सल्फेट के। आप उनके बीच में हम लगा देते हैं डायरेक्ट करंट का वोल्टेज यानी कि बैटरी लगा देते हैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स पे। फिर जो Cu2+ आयंस होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं कैथोड पे यानी नेगेटिवली चार्ज पे, और एक रिएक्शन फॉलो करते हैं जो होता है Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव मी Cu। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन कॉपर का, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो कॉपर मेटल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे, ठीक है। अगर हम एनोड की बात करें तो जो कॉपर होता है वो Cu2+ से में कन्वर्ट होता है कॉपर से, यानी कि Cu gives us Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो जो कॉपर होगा वो डिसॉल्व होगा यानी कि ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, और डिपॉजिट होगा कैथोड पे यानी कि रिड्यूस होगा कैथोड पे। अगर हम बात करें ये जो बेसिस होता है ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बहुत काम आता है। जब हम इम्प्योर कॉपर को कन्वर्ट करना चाहते हैं एक हाई प्योरिटी के कॉपर में, तो जो इम्प्योर कॉपर होता है उसका हम एनोड बनाते हैं, उसको हम डिसॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के, उसके बीच में इलेक्ट्रिक करंट को लगा करके। उसके बाद बहुत सारे मेटल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है जब हम उनको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन का हम बहुत यूज करते हैं उनके रिस्पेक्टिव कैटायंस, जहाँ पे कोई भी एक सूटेबल केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट अवेलेबल करा लेते हैं इस पर्पस के लिए। सोडियम और मैग्नीशियम मेटल्स जो है
वो हम प्रोड्यूस करते हैं कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उनकी फ्यूज्ड क्लोराइड और एल्यूमिनियम का, जो हमको एज ओर के फॉर्म में मिलती है, ठीक है, जो हम यूनिट 6 में पढ़ते हैं मेटलर्जी में। हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं अमोनियम ऑक्साइड का, किसके प्रेजेंस में, क्रायोलाइट के प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम के लिए, सॉरी अमोनियम नहीं एल्यूमिनियम। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अगर मैं देखूं तो माइकल फैराडे वाज द वन साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व्ड दिस। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्हें डिस्क्राइब किया कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस का। फैराडे ने कुछ लॉज दी, ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, अब फैराडे की कुछ लॉज थी वो भी हम देख लेते हैं। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उनकी बहुत ही ज़्यादा कठिन इन्वेस्टिगेशन के बाद किस पे, सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस पे एंड मेल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे फैराडे ने पब्लिश किया उसके रिजल्ट ड्यूरिंग 1833 to 1834 इन द फॉर्म ऑफ वेल नोन फैराडेज 2 लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उन्होंने 2 लॉ दी इलेक्ट्रोलिसिस की। फर्स्ट लॉ ये थी कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स at any electrode during electrolysis by current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। पहली लॉ ये बोलता था कि अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, वो सीधा सीधा डिपेंड करता है किस पे, कि तुमने कितना इलेक्ट्रिसिटी पास किया है। यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड लॉ अगर मैं देखूं तो भाई ये है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज लिबरेटेड एट सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। ठीक है, तो भाई हमारी जो सेकेंड लॉ थी वो हिंदी में क्या बोलती है हम वो देख लेते हैं। जो अमाउंट होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो लिबरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट की जो क्वांटिटी होगी वो हम सेम रखेंगे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास हो रहा है। तो जो अमाउंट होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इक्विवेलेंट वेट के। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भाई, एटॉमिक मास ऑफ मेटल अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन, ये होता है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देयर वॉज नो कॉन्स्टेंट करंट सोर्स अवेलेबल ड्यूरिंग फैराडेज टाइम। फैराडे के टाइम पे डायरेक्ट करंट वगैरह ये सब कुछ नहीं था, कॉन्स्टेंट सोर्स नहीं मिलता था। तो जनरल प्रैक्टिस वाज टू पुट अ कोलोमीटर, अ स्टैंडर्ड, देखो कोलोमीटर क्या होता है, अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उस टाइम पे डायरेक्ट करंट नहीं था, यानी कि कांस्टेंट सोर्स नहीं रहता था, तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में हम कोलोमीटर का यूज करते थे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट। तो क्वांटिटी ऑफ करंट को मेजर करने के लिए हम कोलोमीटर का यूज करते थे, जो पास की गई है किसी अमाउंट ऑफ मेटल में। जनरली हम जो मेटल लेते थे वो कॉपर या सिल्वर लेते थे। डिपॉजिटेड या तो फिर कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोलोमीटर से हमको पता चल जाती थी। लेकिन कोलोमीटर ऑब्सोलीट नहीं होते थे, और साथ ही साथ आज हमारे पास कांस्टेंट करंट आई सोर्सेस अवेलेबल हैं, और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास मान लो Q हो गया, तो फिर Q को हम दे सकते हैं Q इक्वल टू I इंटू टी, यानी अमाउंट ऑफ करंट इंटू कितने टाइम के लिए उस करंट को हमने फ्लो किया है। तो जो T होता है उसकी वैल्यू सेकेंड्स में होती है, I की एम्पियर में होती है, सबको पता है, और Q जो है कूलम में आएगा। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टोइशियोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। देखो भाई, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या तो फिर चार्ज जो हम पास करेंगे वो डिपेंड, जो रिक्वायर होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, वो डिपेंड करता है उसके स्टोइशियोमेट्री पे, किसकी, इलेक्ट्रोड रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं किसके Ag सिल्वर के रिएक्शन में, तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव मी Ag। ठीक है, इस केस में क्या है भाई, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होंगे फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर आयंस। ठीक है, हमको पता है कि भाई चार्ज जो 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इसीलिए चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, Na इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो वो हो जाता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल इज इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जो C की वैल्यू यहाँ पर आई है, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो आई है 96487 कूलम पर मोल। ठीक है,
तो ये जो C है, ये जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम बोलते हैं फैराडे और रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिंबल F से, ठीक है। अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन में हम 1 फैराडे को यूज करते हैं, कैसा, 96500 अप्रोक्सीमेटली कूलम पर मोल। जैसे कि हमको इलेक्ट्रोड रिएक्शंस दिए हुए हैं, Mg2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव मी Mg, दूसरा है Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन गिव मी Al। ये ऑब्वियस है कि भाई Mg के 1 मोल है और एल्यूमिनियम के भी 1 मोल है, रिक्वायर करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, यानी Mg का क्या होगा भाई, +2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं। और इन केस ऑफ एल्यूमिनियम ये क्लियर है कि भाई यहाँ पे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो रहा है। जो चार्ज पास करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, वो इक्वल होगा किसका, करंट इन एम्पियर इन एंड टाइम, ठीक है, Q = IT। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेटल में अगर हम देखें तो करंट कैसा, 50,000 एम्पियर्स तक ज़्यादा हाई हो सकता है, और इसका होता है लगभग और यूज दैट अमाउंट्स टू अबाउट 0.518 फैराडे पर सेकेंड, ठीक है। तो ये भाई किसके लिए होगा, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स के लिए। एग्जाम्पल 3.10 सोल्यूशन ऑफ CuSO4, एक CuSO4 का सोल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइज किया हमने उसको 10 मिनट के लिए, करंट उसमें था 1.5 एम्पियर। हमको निकालना है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। टाइम हो जाएगा 600 सेकेंड, 10 मिनट को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, चार्ज हो जाएगा करंट इंटू टाइम, यानी कि I इंटू टी विच इज 1.5 इंटू 600 विच इज अबाउट 900 कूलम। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अगर कॉपर का रिएक्शन देखूं, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव मी कॉपर मेटल, वी रिक्वायर 2F या तो 2 इंटू 96487 कूलम टू डिपॉजिट 1 मोल या 63 ग्राम ऑफ कॉपर। 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए कितना चलेगा, 2F चाहिए पड़ेगा। तो अगर 900 कूलम मेरे पास है तो कितना करेगा भैया, 63 इंटू 900 अपॉन 2 इंटू 96487 कूलम पर मोल, यानी कि 0.2938 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। तो ये भी एक इजी टेक्निक थी, यहाँ पे हम मोल कंसेप्ट का यूज़ किया है और यूनिटरी मेथड का भी यूज़ किया है, ठीक है। तो इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 3.5.1, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो भाई प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे जो इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, और साथ ही साथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जो हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोड पे कैसे कि अगर मान लो इलेक्ट्रोड मैंने इनर्ट लिया है, जैसे कि प्लैटिनम या गोल्ड के इलेक्ट्रोड्स लिए है मैंने, तो फिर ये जो है ये केमिकल रिएक्शंस में पार्ट नहीं करते और सिर्फ एक्ट करते हैं एज अ सोर्स या तो फिर सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अपने जो सरफेस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। इनको रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैंने इलेक्ट्रोड जो है वो मेरे वो रिएक्टिव हैं, तो फिर वो रिएक्शंस में पार्ट करते हैं और इलेक्ट्रोड रिएक्शंस फॉर्म करते हैं। इसीलिए जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, अगर मैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेता हूँ या तो फिर मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लेता हूँ। इन केसेस में, 2 केसेस में अलग अलग प्रोडक्ट मेरे को मिल सकता है। प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रोलिसिस का वो डिपेंड करता है डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीशीज पे जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और उनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। और बहुत सारी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं जो ऑल्दो फीजिबल होती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो काइनेटिक होती हैं, कि बहुत ही ज़्यादा लो वोल्टेज पे ये काम नहीं करती हैं, डज नॉट सीम टू टेक प्लेस। इसलिए इनको एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल यानी कि एक ओवर पोटेंशियल देना पड़ता है ताकि ये प्रोसेस जो है वो अकर हो, ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस को ये अनफीजिबल बना देता है, यानी कि क्या कि उनको ओवर पोटेंशियल यानी ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ता है, और ये प्रोसेसेस और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, अगर मैं मोल्टन NaCl को यूज़ कर रहा हूँ तो जो प्रोडक्ट होंगे इलेक्ट्रोलिसिस के वो सोडियम मेटल होगा और क्लोरीन Cl2 गैस होगी। यहाँ पे सिर्फ एक कैटायन यानी Na+ विच इज रिड्यूस्ड एट कैथोड, Na++ इलेक्ट्रॉन गिव मी Na, और सिर्फ एक एनाइन Cl- विच इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, Cl- इज इक्वल्स टू हाफ Cl2+ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रोलिसिस में अगर मैं एक्व सोल्यूशन ले रहा हूँ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का, तो जो प्रोडक्ट होगा वो NaOH, Cl2 और H2 गैस होगा, ठीक है। इस केस में जो Na+ आयन है, Cl- आयन है,
हमको हमारे पास क्योंकि एक्वस सोल्यूशन था इसलिए हमारे पास H+ आयंस भी थे और OH- आयंस भी थे अलॉन्ग विद सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स H2O के कारण। कैथोड में अगर मैं देखूं तो एक कंपटीशन होगा, दो में कंपटीशन होगा। कैथोड पे सोडियम भी जाएगा NaCl का, और H2O का H+ आयन भी जाएगा। Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, या तो फिर H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। इस केस में E0 ऑफ सेल Na के केस में कितना होता है -2.71, और H के केस में कितना होता है E0 ऑफ सेल होगा 0 वोल्ट, जिसको हम 0 मान के चलते हैं। रिएक्शन जिसमें हायर वैल्यू ऑफ E0 होगा उसको हम प्रेफर करते हैं, इसीलिए हम हाइड्रोजन वाले को प्रेफर करेंगे, क्योंकि E0 जो है वो सोडियम का वो नेगेटिव में है और हाइड्रोजन का जो है वो 0 है, यानी कि ज़्यादा है। तो इसीलिए इसका जो कैथोड पे रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोलिसिस पे वो हम चूज करेंगे हाइड्रोजन वाला, यानी H+ इलेक्ट्रॉन गिव मी हाफ H2। लेकिन जो H+ है प्रोड्यूस होगा वो कैसे प्रोड्यूस होगा, जब डिसोसिएशन होगा H2O का। तो H2O का अगर मैं डिसोसिएशन करूंगा तो H+ प्लस OH- आएगा। तो इसीलिए जो नेट रिएक्शन होगा कैथोड पे उसको हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ 3.33 और 3.34। तो H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव मी हाफ H2 प्लस OH-। अगर मैं एनोड की बात करूं तो यहाँ पे भी दो रिएक्शंस पॉसिबल होंगी कि Cl- जो होगा वो देगा हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, 2H2O देगा O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। भाई देखो जो यहाँ H2O वाला केस है उसमें 1.33 होगा वोल्ट, और जो E0 की वैल्यू 1.23 होगी, और क्लोरीन यानी Cl- के केस में E0 की वैल्यू कितना होगी 1.36। एनोड पे जब हम देखते हैं तो जिसकी E0 की वैल्यू लोअर होती है हम उसको प्रेफर करते हैं, और इसीलिए इस केस में वाटर को हमें प्रायोरिटी देना पड़ेगा या प्रेफरेंस देना पड़ेगा किस पे, Cl से। लेकिन जो ओवर पोटेंशियल लगता है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को जो ओवर पोटेंशियल लगता है रिएक्शन 3.36 में जैसा हमने देखा, तो इसीलिए जो नेट रिएक्शन होगा उसको हम समराइज करेंगे NaCl एक्वस H2O भी प्रेजेंट होगा Na प्लस और Cl-। कैथोड पे रिएक्शन कौन सा होगा H2O वाला, वो जो ऊपर हमने देखा था, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव हाफ H2 प्लस OH, जिसको हमने प्रेफरेंस दिया था क्योंकि हाइड्रोजन 0 पोटेंशियल पे था और सोडियम मेटल जो था वो नेगेटिव पोटेंशियल पे था। अगर मैं एनोड पे देखूं तो एनोड पे क्लोरीन वाला ही रिएक्शन जो है वो होगा, तो Cl गिव्स हाफ Cl2 प्लस E-। अब NaCl जो है नेट रिएक्शन अगर मैं देखूं तो वो हो जाएगा NaCl प्लस H2O गिव्स Na प्लस OH- प्लस हाफ H2 प्लस हाफ Cl2। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिप्लेस कर देते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, जो कि नर्स्ट इक्वेशन से हमको मिलता है, ताकि हम उसको किसी भी कंसेंट्रेशन पे ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस देखूं तो फॉलोइंग प्रोसेसेस जो है वो पॉसिबल हो सकती है एनोड पे। 2H2O मुझे देता है O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसका जो E0 आता है वो आता है प्लस 1.23 वोल्ट। आगे देखते हैं, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 2SO4 2- मुझे देता है S2O8 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका जो E0 हो जाएगा ये हो जाएगा 1.96। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए रिएक्शन 3.38 को प्रेफर करेंगे, लेकिन हायर कॉन्सेंट्रेशन पे H2SO4 के हम रिएक्शन 3.39 को प्रेफर करने वाले हैं। ठीक है, ये सब आप कंपेयर कर सकते हो अगर आपको वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है जिसकी मैंने आपको 5 ट्रिक्स बताई थी, तो उनसे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरूर याद करना है। अगर इंटेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही सॉल्व करते हो। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं टॉपिक नंबर 3.6 बैटरीज। देखो कोई भी बैटरी है एक्चुअली इट विल हैव वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में एक से ज्यादा सेल भी कनेक्ट हो सकते हैं, या तो कोई ऐसा सेल हो जिसमें हम यूज करते हैं एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। बेसिकली एक गैल्वेनिक सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को एक रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन अगर किसी बैटरी की हम बात करें तो प्रैक्टिकल यूज की है तो उसके पास तो उसमें रीजनेबल फीचर्स होना चाहिए, जैसे वेट हल्का होना चाहिए, कॉम्पैक्ट यानी छोटी होना चाहिए, और उसका वोल्टेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए जितने टाइम पे हम उसको यूज़ करें। तो दो मेन टाइप की बैटरीज होती हैं। पहली होती है प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी में अगर बात करूं तो रिएक्शन अगर होता है सिर्फ एक बार, और हम इसको कुछ यूज के बाद ये बैटरी जो होती है डेड हो जाती है, और इसमें इनको हम फिर से रीयूज नहीं कर सकते। तो मोस्ट फेमिलियर यानी जो हमारे डेली यूज में काम आता है वो होता है ड्राई सेल, जिसको हम लैकलांचे सेल भी बोलते हैं।
लैग्रांज सेल इसका नाम रखा था किसके, उसके डिस्कवरर के नाम पे, जिसको हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं ट्रांजिस्टर्स या तो हमारी घड़ी जो होती है उनमें। जो सेल होता है इसमें एक जिंक कंटेनर होता है, तो ये डायग्राम भी देखते जाओ बाजू, ठीक है। इसमें एक जिंक कंटेनर होता है जो एक्ट करता है एनोड की तरह, और कैथोड के लिए हमारे पास एक कार्बन की या ग्रेफाइट की रॉड होती है। जैसे देखो ये सेंटर में यहाँ कार्बन या ग्रेफाइट की रॉड होती है, और ये बाहर पूरे में जिंक की कोटिंग होती है, यानी कि जिंक का कप रहता है जो एनोड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और जो ये कैथोड रहता है ये आजू बाजू सराउंडेड रहता है पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी MnO2, और साथ ही साथ में किससे, कार्बन से। जो स्पेस रहता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में उसको हम फिल करते हैं, एक मॉइस्ट पेस्ट बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का, यानी NH4Cl का और ZnCl2 का। जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं, यानी हाफ सेल के उसमें लिख सकते हैं। अगर मैं एनोड पे देखूं तो उस पर रिएक्शन होता है Zn, गिव्स मी Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा MnO2 प्लस NH4 प्लस यानी अमोनियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, गिव मी MnO2H प्लस NH3। अगर मैं कैथोड पे रिएक्शन देखूं तो भाई मैग्नीज रिड्यूस होता है फ्रॉम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में। अमोनिया जो प्रोड्यूस होगा रिएक्शन में वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिंक के साथ, और हमको ZnNH3 2+ देता है। सेल का जो पोटेंशियल होता है वो नियरली 1.5 वोल्ट के आसपास होता है। अगर मैं बात करूं मरकरी सेल की, जो सूटेबल होता है अगर मुझे लो करंट डिवाइसेस चलाना है, जैसे कि कान की मशीन्स जो होती हैं, हियरिंग एड्स, उनमें जिंक बैटरी यूज होती है, मरकरी बैटरी यूज होती है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं जो हमारी वॉचेस रहती हैं छोटी हाथ वाली रिस्ट वॉचेस, उनमें यूज होता है। इसमें जिंक मरकरी अमलगम होता है, वो एनोड की तरह काम करता है, और एक पेस्ट होता है मरकरिक ऑक्साइड का और कार्बन का जो कैथोड की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट किसका पेस्ट होता है, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का। जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन इसमें प्लेस होता है वो हम देख लेते हैं भाई। एनोड पे अगर मैं देखूं तो जिंक Hg का जो अमलगम लिया था वो प्लस 2OH माइनस, तो मुझे मिलता है ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की अगर मैं बात करूं तो कैथोड रिएक्शन हो जाएगा HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Hg लिक्विड प्लस 2OH। तो ये होता है भाई मरकरी सेल जो हम कान की मशीनों में यूज करते हैं, या तो फिर हमारे जो रिस्ट वॉच आता है इसको हम बटन सेल भी बोल सकते हैं। छोटा सा बटन जैसा आता है, इतना सा छोटा सा, देखा होगा। एनोड उसका ये होता है, एनोड हम क्या लेते थे, याद है, एनोड हम लेते थे जिंक मरकरी का अमलगम, और कैथोड हम लेते थे Hg और कार्बन का पेस्ट, ठीक है। तो ये कैथोड हो गया, ये ब्लू वाला कैथोड है, रेड वाला एनोड है, और इसके बीच में सेपरेटर है, और इसको हम सेल के कैन में यूज करते हैं। और ये होती है एनोड कैप, ये जो ऊपर मतलब अलग सी जो निकली हुई दिखती है वो होती है एनोड कैप। ओवरऑल रिएक्शन जो इस पूरे सेल में टेक प्लेस होता है उसको हम देख सकते हैं जिंक Hg का अमलगम प्लस HgO गिव्स मी जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। ये जो सेल होता है इसका पोटेंशियल लगभग 1.35 के आसपास होता है, और ओवरऑल कांस्टेंट रहता है इसकी पूरी लाइफ के लिए। लेकिन जो ओवरऑल रिएक्शन होता है वो इन्वॉल्व होता है आयन में, इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हमारा मरकरी सेल, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकेंडरी बैटरीज, टॉपिक नंबर 3.6.2 सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज जो होती हैं वो उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं अगर फिर से हम उनमें करंट पास करें, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो हम उनको फिर से चार्ज कर सकते हैं। एक गुड सेकेंडरी सेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग और चार्जिंग साइकिल्स को होल्ड कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल हो जाता है लेड स्टोरेज बैटरीज, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स या तो फिर इन्वर्टर्स में यूज होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक लेड एनोड रहता है और ग्रिड रहती है, मतलब जालियां रहती हैं किसकी, लेड की, जो पैक्ड होती हैं, ठीक है, किसके साथ, लेड ऑक्साइड के साथ, जो कैथोड का काम करती हैं। 38% सोल्यूशन लेते हैं किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, उसको हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, ठीक है। सेल रिएक्शन अगर देखोगे कि जब बैटरी हमारी यूज में रहती है
तब उसका जो सेल रिएक्शन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि एनोड पे अगर मैं देखूँ तो Pb प्लस SO4 2 माइनस गिव्स मी PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड में हमारा रिएक्शन कैसा हो जाएगा, कैथोड में हमारा रिएक्शन होगा PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव मी PbSO4 प्लस 2H2O। ये इक्वेशंस कभी कभी JEE में काफ़ी पूछी गई हैं, तो इनको आप याद भी कर सकते हो। ओवरऑल सेल रिएक्शन जो होगी वो कंसिस्ट करेगी कैथोड और एनोड रिएक्शंस को, मतलब कि हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे फाइनली मिलता है Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 गिव मी 2 PbSO4 प्लस 2H2O। अगर हम इस बैटरी को चार्ज करेंगे तो मुझे जो रिएक्शंस लिए मुझे रिवर्स ऑर्डर में लेना पड़ेगा, और PbSO4 जो है एनोड पे लेना पड़ेगा, और कैथोड जो है वो कन्वर्ट करेगा Pb को PbO2 में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की बैटरी होती है भाई, कुछ इस टाइप की बैटरी होती है। ये होता है इसका कैथोड, ये होता है इसका एनोड, और दूसरी साइड इधर होता है इसका कैथोड। ठीक है, ये होता है इसका कैथोड। अगर इसके अंदर की बात करूं मैं तो नेगेटिव प्लेट्स होती हैं जो लेड की ग्रिड्स रहती हैं, मतलब कि जाली जैसी रहती हैं, जिनमें हम फिल करते हैं स्पॉन्जी लेड को। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट जो होती हैं उनमें हम फिल करते हैं PbO2 को, और पूरा के पूरे में 38% सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन डाल देते हैं। ठीक है, ताकि वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करे। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ अनदर जो इम्पोर्टेंट सेकेंडरी सेल होता है वो होता है निकल कैडमियम सेल, जिसकी बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर लाइफ होती है एज कम्पेयर टू लेड स्टोरेज सेल, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर है, मतलब कि हमको भी बहुत महंगे में मिलता है। तो इसीलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वर्किंग ऑफ द सेल में नहीं जाएंगे। वर्किंग ऑफ सेल और इलेक्ट्रोड रिएक्शन होंगे जो सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में होते हैं। तो भाई इनका टोटल जो ओवरऑल रिएक्शन होता है ड्यूरिंग डिस्चार्ज की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाता है कैडमियम प्लस 2 NiOH होल थ्राइस गिव्स CdO कैडमियम ऑक्साइड प्लस 2 NiOH होल ट्वाइस प्लस H2O। ये उसका ओवरऑल रिएक्शन हो जाता है। रिचार्जेबल निकल कैडमियम सेल जो होता है वो एक जेली रोल होता है, उसका अरेंजमेंट जो है सेपरेटेड रहता है। लेयर होती हैं जो सोक्ड होती हैं सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, एक पॉजिटिव प्लेट, फिर सेपरेटर, फिर नेगेटिव प्लेट, इस टाइप से ऐसे प्लेट्स रहती हैं राउंड राउंड, यानी सर्कुलर में प्लेट्स रहती हैं। ठीक है, निकल कैडमियम सेल में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल जिसको हम बोलते हैं फ्यूल सेल्स। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट्स, ये जो है बहुत ही एफिशिएंट मेथड है। ठीक है, और मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन हम करते हैं प्लांट्स में वो एफिशिएंट नहीं होता है, और एक मेजर सोर्स होता है पोल्यूशन का। तो कुछ सच प्लांट्स में जो केमिकल एनर्जी है, यानी कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोल, गैस या ऑयल, इसको यूज़ करते हैं। पहले हम यूज़ करते थे, फिर इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को कन्वर्ट करते हैं हाई प्रेशर स्टीम्स में, और फिर ये जो स्टीम रहती है इसको हम टरबाइन रोटेट करने में काम करते हैं, और फिर एज अ रिजल्ट हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हमको ये पता है कि भाई गैल्वेनिक सेल जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होता है। तो इसीलिए अब ये पॉसिबल है कि हम कुछ ऐसे सेल बनाएं जिसमें रिएक्टेंट जो है वो हम कंटिन्यूसली उसमें ऐड करते जाएं, लगातार उसमें ऐड करते जाएं टू द इलेक्ट्रोड्स, और जो प्रोडक्ट है वो रिमूव करते जाएंगे कंटिन्यूसली फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट कंपार्टमेंट। गैल्वेनिक सेल जो डिज़ाइन किए जाते हैं टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स, यानी कि फ्यूल इसमें हम लेते हैं हाइड्रोजन, मीथेन, मीथेनॉल एक्सेट्रा, इनको हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इनको हम बोलते हैं फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल में हम लगातार इसमें इसका फ्यूल हम इसमें डालते जाएंगे, और इसका जो प्रोडक्ट होगा बाय प्रोडक्ट उसको हम रिमूव करते जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल फ्यूल सेल हम यूज़ किया है, किसका रिएक्शन करा के हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ और वाटर फॉर्म करते हैं। भाई देखो ये जो सेल है ये इलेक्ट्रिसिटी को इसने प्रोवाइड किया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। ऊपर सैटेलाइट्स में जो वाटर वेपर प्रोड्यूस होती थी इस रिएक्शन के एज अ बाय प्रोडक्ट में, हम उसको रिमूव करके वो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स रहते थे उनकी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को मेंटेन करके रखता था। अगर इस सेल की मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनको बबल किया जाता है पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, किसमें, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। कैटलिस्ट जो है वो हम फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम या पैलेडियम मेटल को लेते हैं, इनकॉर्पोरेट कर दिया था उसको किसमें,
इलेक्ट्रोड्स में, ताकि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये है एक फ्यूल सेल। यहाँ पे एक तरफ इसके एनोड होता है, बीच में से हम यहाँ से इसका H2O जो वाटर वेपर्स बनती है हम उनको रिमूव कर लेते हैं। इस तरफ होता है कैथोड, बीच में एक्वस इलेक्ट्रोलाइट होता है, किसका, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ से हम लगातार इसमें ऑक्सीजन और यहाँ से हम लगातार इसमें हाइड्रोजन डालते जाते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं, तो अगर मैं कैथोड को देखूं तो वो हो जाएगा O2 + 2H2 would give me 4 इलेक्ट्रॉन + 4 OH-। अगर मैं एनोड की बात करूं तो ये हो जाएगा 2H2 + 4 OH- gives me 4H2O + 4 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन अगर ये हो जाएगा तो डायरेक्टली ये हो जाएगा 2H2 + O2 give me 2H2O। ये जो सेल होता है ये लगातार कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक इसमें हम रिएक्टेंट डालते जाएंगे। फ्यूल सेल जो है उन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उनकी एफिशिएंसी होती है 70% कंपेयर टू थर्मल प्लांट्स। जो थर्मल प्लांट्स होते थे जो फॉसिल फ्यूल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे, उस केस में एफिशिएंसी सिर्फ 40% रहती थी। तो आप समझ लो कि कितना इंक्रीज हुआ है इस डिस्कवरी यानी फ्यूल सेल बनने के बाद। देयर हैज बीन ट्रिमेंडस प्रोग्रेस। भाई देखो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है किसमें, डेवलपमेंट में। नए टाइप के इलेक्ट्रोड मटेरियल हमने बनाए, अच्छे कैटलिस्ट हमने ढूंढे और इलेक्ट्रोलाइट अच्छा ढूंढा, ताकि जो फ्यूल सेल की एफिशिएंसी है उसको हम और इंक्रीज कर पाएँ। आजकल हम इनको ऑटोमोबाइल में भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि फ्यूल सेल्स जो हैं वो प्रोडक्शन फ्री होते हैं। इन द व्यू ऑफ फ्यूचर इंपॉर्टेंस बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्यूल सेल जो हैं उनको हम बना रहे हैं और उनको ट्रायल पे रख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अब हम पेट्रोल, डीजल या क्रूड ऑयल से बढ़ करके एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरफ जा रहे हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाली गाड़ियाँ तो देख ही रहे हैं, अब हम और क्या उसमें फ्यूल सेल डालेंगे। ठीक है, तो फ्यूल सेल से चलाएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हो रही हैं। सो वी मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल आवर साइंटिस्ट। थैंक यू। अब देख लेते हैं 3.8 कोरोजन। भाई देखो कोरोजन जो है क्या करता है, किसी भी एक मेटालिक सरफेस को धीरे धीरे कोट कर देता है अपने ऑक्साइड से या कुछ दूसरे सॉल्ट से मेटल के। तो रस्टिंग ऑफ आयरन या टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर या ब्रोंज, सम ऑफ द एग्जांपल्स हैं उनके कोरोजन के। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, शिप्स को और सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो स्पेशली आयरन के बने होते हैं। आयरन बहुत जल्दी जो है कोरोजन देता है, मतलब कि थोड़ा भी इसमें वाटर मॉइस्चर लगा ये कोरोड हो जाता है। कोरोजन में अगर मैं बात करूं तो जो मेटल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन और फॉर्म कर लेता है अपनी ऑक्साइड्स। कोरोजन ऑफ आयरन कॉमनली जिसको हम कहते हैं रस्टिंग या जंग लगना, ठीक है, वो अकर करता है किसके प्रेजेंस में, वाटर होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए और एयर होना चाहिए। केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन जो है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एज एसेंशियली एज इन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। मतलब कि हम इस बार रस्टिंग को देखेंगे एज इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे किसी भी एक ऑब्जेक्ट के जो आयरन का बना हो, ऑक्सीडेशन होता है और जो स्पॉट होता है वो बिहेव करता है एज एनोड, और उसका जो रिएक्शन है हम वो लिख सकते हैं, एनोड की रिएक्शन हम लिख सकते हैं 2Fe gives 2Fe2 plus 4 इलेक्ट्रॉन। इसका जो E0 आता है वो होता है -0.44 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करते हैं किसी भी एक एनोडिक स्पॉट पे और मूव करते हैं थ्रू मेटल और अनदर स्पॉट पे जाते हैं किसी एक मेटल के और रिड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को H+ के प्रेजेंस में, जिसको हम बिलीव करते हैं कि वो अवेलेबल होता है H2CO3 जो फॉर्म होता है किसके डिसोल्यूशन से, कार्बन डाइऑक्साइड के जो एयर में प्रेजेंट होती है। जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है तो मेरे को H2CO3 एसिड मिलता है। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो वाटर में ऑल्सो भी अवेलेबल, जो हाइड्रोजन आयन्स है वो वाटर से भी अवेलेबल हो सकते हैं ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अदर एसिडिक ऑक्साइड्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जो दूसरे एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो उससे भी हम H+ आयन्स को ले सकते हैं। तो ये जो स्पॉट होता है ये एज अ कैथोड बिहेव करता है और कैथोड की जो रिएक्शन हो जाती है वो हो जाती है O2 + 4H+ गिव +4 इलेक्ट्रॉन्स गिव मी 2H2O। इसका जो E0 ऑफ सेल हो जाता है वो हो जाता है 1.23 वोल्ट। ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं देखूं तो वो हो जाएगी 2Fe + O2 + 4 हाइड्रोजन आयंस गिव मी 2Fe2+
2H2O। ये इसका जो E नॉट ऑफ सेल आता है, यानी टोटल E नॉट ऑफ सेल, यानी कि टोटल जो वोल्ट प्रोड्यूस होता है, वो मैं बोलता हूँ 1.67 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है। जो फेरस आयंस है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, किसमें, फेरिक आयन में, और कम आउट एज रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। यही जो फेरस के आयंस होते हैं ये रस्ट के फॉर्म में अपनी ऑक्साइड्स की तरह एक लेयर बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, जो होती है Fe2O3.XH2O, जो फर्दर प्रोडक्शन करती है किसका, हाइड्रोजन आयंस का। अगर हमको कोरोजन को प्रिवेंट करना है तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारी प्राइम इम्पोर्टेंस का है। तो इससे सिर्फ पैसा ही नहीं बचता है, बल्कि हम बहुत सारे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिज कोलैप्स या फेलियर ऑफ की कंपोनेंट ड्यू टू करोजन। बहुत सारे जो फेलियर, जो चाबी रहती है वो भी कोरोड हो जाती है और फिर काम नहीं करती है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड, यानी एक सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जो हम कोरोजन को प्रिवेंट करने कर सकते हैं, कि भाई जो मेटल है उसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने ही मत दो। मतलब कि मेटल के और एटमॉस्फेयर के बीच में कुछ लेयर कोट कर दो मेटल पे, जिससे कि वो एटमॉस्फेरिक एयर या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में ही ना आए, तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो हम क्या करते हैं, मेटल को पेंट कर देते हैं या तो कुछ केमिकल से, जैसे कि बिस्फेनॉल, या तो फिर अनदर सिंपल मेथड जो है वो मेटल को है कि किसी दूसरे मेटल से इसको कवर कर दो। यानी आयरन के सरफेस को अगर मैं जिंक या टिन से पूरा कवर कर दूं तो वो इनर्ट या तो फिर अनरिएक्टिव हो जाएगा और ऑब्जेक्ट को सेव कर लेगा, या तो फिर वो इनर्ट हो जाएगा यानी कि रिएक्ट नहीं करेगा, या तो रिएक्ट करेगा तो खुद रिएक्ट करेगा, यानी लेयर रिएक्ट करेगी, अंदर का जो मेटल है पूरा सेफ रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ये है कि उसको प्रोवाइड कर दिया जाए एक सैक्रिफाइशियल इलेक्ट्रोड से किसी और मेटल के, जो खुद कोरोड हो लेकिन बाहर के ऑब्जेक्ट को बचा ले, यानी कि जैसे मैग्नीशियम या जिंक। आगे देख लेते हैं भाई, इंडेक्स क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद करना है। अब अपन देख लेते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी। अभी अगर प्रेजेंट सोर्स में बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो है एनर्जी का, जो हमारे पूरे यूनिवर्स को ड्राइव कर रहा है, वो है फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। अगर मैं बात करूं, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो है अर्थ प्लैनेट में वो एस्पायर करें टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज। अगर मैं बात करूं तो आजकल की जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को और अपग्रेड कर रही है, तो इसीलिए उससे क्या हो रहा है कि भाई रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज कर रही है। In fact, the per capita consumption of energy used to measure is the measure of development. और किसी भी कंट्री की अगर मुझे डेवलपमेंट देखना है तो मैं ये देखूंगा कि भाई कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है या कितना एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है उसमें। Of course, it is assumed that energy is used for productive purpose and not merely wasted. क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि भाई एनर्जी जो है हम उसका यूज करेंगे किसी एक प्रोडक्टिविटी में, उसको फालतू वेस्ट नहीं करेंगे। We are already aware that carbon dioxide produced by the combustion of fossil fuels। देखो भाई, जब हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, यानी कोल को बर्न करते हैं या तो फिर मैं ऑयल को बर्न करूँ, कुछ भी करूँ, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, रिजल्ट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जिसके कारण हमारा जो अर्थ है, इससे क्या होता है भाई, ये अर्थ के टेम्परेचर के राइज का एक रीज़न है। फिर ये पोलर आइस मेल्ट जो है, आइस कैप्स जो है इनको मेल्ट कर रहा है, ओशियन के लेवल को राइज कर रहा है। इससे क्या होगा कि भाई लो लाइंग एरियाज जो है वो फ्लडेड हो जाएंगे और बहुत सारे आइलैंड नेशंस, यानी जैसे कि अगर बात करूँ मालदीव्स, ये टोटल सबमर्जेंस यानी ये डूब जाएगा पूरी तरह से। इन ऑर्डर टू अवॉइड, यानी कि अगर मुझे ऐसा कुछ भयंकर होने से रोकना है तो फिर हमको ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, और ऑल्टरनेटिव है सिर्फ वाटर। हाइड्रोजन प्रोडक्शन मस्ट कम फ्रॉम स्प्लिटिंग वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। अब ऐसा नहीं कि वाटर को, अब वाटर से हाइड्रोजन बनाना है तो उसमें हम सेल्स का यूज़ कर रहे हैं, नहीं, वो भी गलत है। उसमें हम कोल, नेचुरल गैस उसका यूज़ करें, वो भी गलत है। हमको तोड़ना है वाटर को, हाइड्रोजन आयंस उसमें से निकालना है, लेकिन बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। दिस इज द विजन, देयरफॉर हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड। जो हाइड्रोजन है उसको हम एक रिन्यूएबल सोर्स और एक नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करेंगे। ये जो विजन है हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी। बोथ द प्रोडक्शन ऑफ
हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जो हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे वो हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करेंगे, और जो हाइड्रोजन कंबशन होगा इन फ्यूल सेल वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेल की तरह बिहेव करेगा हमारे फ्यूचर में। और ये दोनों की दोनों टेक्नोलॉजीज जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं। तो ये खत्म होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा का पूरा चैप्टर। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर्स अपन लेकर रखे आएंगे जैसा कि मैंने अभी तक सोच रखा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड स्टे सेफ, स्टे होम।